अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले एक चौंकाने वाली खबर। ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स के चीफ डेम केट बिंघम का कहना है कि अगली वबा 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस मुतवक्को वबा को डिजीज एक्स का नाम दिया है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि वबा कोविड-19 से 7 गुना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है और जल्द ही फैल सकती है, यानी इसके मामले जल्द सामने आ सकते हैं। ये वबा मौजूदा वायरस की वजह से ही फैलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वायरस तेज़ी से म्यूटेट हो रहे हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है कि किसी लिविंग बीइंग के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव होना। जब कोई वायरस खुद की लाखों कॉपी बनाता है और एक इंसान से दूसरे इंसान तक या जानवर से इंसान में जाता है तो हर कॉपी अलग होती है। कॉपी में ये फ़र्क बढ़ता जाता है। कुछ वक्त बाद एक नया स्ट्रेन सामने आता है। ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। वायरस अपना रूप बदलता रहता है। सीजनल इन्फ्लुएंजा तो हर साल नए रूप में आता है। अब WHO को ये डर है कि इस डिजीज एक्स के जरिए काफ़ी तबाही मच सकती है। मजलिस के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी को चैलेंज किया कि वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात में वायनाड की जगह हैदराबाद से मुकाबला करें। इतवार की रात दारुसलाम में मुनक़िद जलसे रहमतुल्लाह आलमीन से माफ़ कीजिएगा इतवार की रात दारुसलाम में मुनक़िद जलसे रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि कांग्रेस कायदीन उन पर कई तनकीदें कर रहे हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि राहुल गांधी खुद हैदराबाद से इलेक्शन लड़कर उनसे जीत कर दिखाएं। ताकतें जो नफरत फैलाना चाहती हैं, जो शहर में फसाद बर्पा करना चाहती हैं, इनको खरीब आने मत दीजिए। तेलंगाना में जहां मजलिस का उम्मीदवार होगा, बेखौफ होकर मजलिस को वोट दीजिए। जहां मजलिस का उम्मीदवार नहीं होगा, वहां पर मामू का साथ दीजिए। और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जो लोग बोलते मजलिस क्या करी, ये ताकतें जो बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों, यहां हैदराबाद को आओ। 2 हाथ हम मारेंगे, पंजाब मारेंगे। आओ वायनाड जाते प्यारे, आओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। ताकतें कांग्रेस पार्टी ने मजलिस के सरबराह असदुद्दीन अवैसी के कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को अगले लोकसभा इंतखाबात में हैदराबाद से इलेक्शन लड़ने के चैलेंज को मज़ाक का कैस करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। हैदराबाद DCC के सदर समीर वलीउल्लाह ने पीर को एक सहाफती बयान में कहा कि पुराना शहर हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी की जानिब से शुरू की गई मुहिम ने मजलिस के कायदीन को झटका देना शुरू कर दिया है और आइंदा इंतखाबात में मुमकिन अवामी रद्दमल का खदशा काफ़ी हद तक नजर आ रहा है। असदुद्दीन अवैसी की तकरीर जब कांग्रेस ने हैदराबाद के लोगों से उनकी कारकर्दगी पर सवाल करने शुरू किए तो अवैसी घबरा गए और अब लोगों को मजहबी खतूत पर मुश्तइल करने के लिए ये पुराने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी ने 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए कांग्रेस पार्टी को मौरूद इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की है। सब जानते हैं कि मस्जिद किसने गिराई और मजलिस किस तरह मुल्क भर में उन्हीं फिरका परस्त अनासिर को मजबूत करेगा। असदुद्दीन अवैसी बाबरी मस्जिद को उस वक्त क्यों भूल गए जब वो 2004 के इंतखाबात के बाद कांग्रेस की क़यादत वाली UPA में शामिल हुए थे। जब कांग्रेस पार्टी 2014 तक इख्तिदार में थी तो वो हमेशा राहुल गांधी के साथ साथ तस्वीरें खिंचाते हुए नजर आए। हर कोई जानता है कि अवैसी किस तरह फिरकावाराना जज्बात भड़काते हैं ताकि तरक्की पर सवालों के जवाब देने से बच सके। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के निज़ाम के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराने के लिए अवैसी
असदुद्दीन अवैसी पर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि जुलाई 2020 में बीआरएस की हुकूमत में सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद को शहीद कर दिया गया था। हालांकि कांग्रेस के रहनुमाओं ने इस पर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन असदुद्दीन अवैसी ने लगातार बीआरएस हुकूमत का दिफा किया और मस्जिदों को उनकी असली जगह मुंतकिल करके दूसरी जगह जब तामीर किया गया तो उसकी संग बुनियाद की तकरीब और इफ्तिताह में भी वो शरीक हुए। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पुराने शहर में अपनी मुहिम जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तरक्की के वाज़े मंसूबे के साथ पुराने शहर में अपनी कैंपेन चलाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने उस इल्ज़ाम की तायद की है कि एमआईएम, बीजेपी और बीआरएस इत्तेहादी हैं जिनका मुश्तरका एजेंडा कांग्रेस पार्टी पर हमला करना है। ताकत के एक शानदार मुजाहरे में कांग्रेस के सीनियर लीडर और टीपीसीसी पीएसी के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर ने पीर को गजवेल में एक ज़बरदस्त रैली की क़यादत की। 200 से ज़्यादा कारों पर मुश्तमिल इस रैली का मकसद गजवेल में तरक्की की मुबैना कमी और बीआरएस कायदीन की जानिब से ज़मीनों पर कब्जे की मुबैना सरगर्मियों को बेनकाब करना था। इस मौके पर बात करते हुए शब्बीर अली ने गजवेल की तरक्की की हालत पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गजवेल की तरक्की में नाकाम रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर बीआरएस से वाबस्ता ताकतवर मफादात के लिए किसानों की अपनी ज़मीनें खोने के मामले को उजागर किया। बेटा शादी को है, बेटी शादी को है, कोई भी बच्ची भी नहीं दे रहा। जमीन नहीं है, जमीन नहीं है बोलती जो మంచి పాయింట్ कोई जमीन नहीं। ఇక్కడ నేను గుడిసాలి లంబర్దాండ ఇదంతా వాళ్ళది పక్కకి అంటే గణేష్ నాయక్ మా మాచారెడ్డి का कांग्रेस का प्रेसिडेंट है జర అన్న కాలువలకు భూమి ఇచ్చాం, కాలువలు తెచ్చిండు. కాలువలు తెచ్చినాక కాలువలు దొరకడం నీళ్ళతో నేను బతుకుతామంటే ఉన్న భూములు గుంజుకున్నాడు. ఇక మరి ఏం పెట్టుకొని ఇంత కాలువలు ఏంటికి, మాకు ఆ నీరెందుకు? భూములు పోయా ఇప్పుడు రెండు అయిన పరిస్థితి. 2 ఏళ్ల నుంచి ఇప్పుడు ఏడాది నుంచి మొత్తం పంట లేకుండా అది లేకుండా నీళ్ళెత్తే కాలువలకు ఇస్తే మంచిగా అనుకున్నాం. ఉన్న భూములు గుంజుకుండు, నీళ్ళు ఎందుకు? ఇక్కడ ఏం పని చేస్తాయి అవి? ఎక్కడ పంపిస్తాడు? ఎవరిని పట్టిస్తాడు? అదే ఆలోచన. మా భూములు మాకు కావాలి. గురించి మరి ఇవన్నీ అవసరమా మాకు? ఇప్పుడు మార్కెట్ అవసరమా, లేకపోతే ఆడిటోరియం అవసరమా? ప్రతిదీ అవసరమా మాకు? ఇప్పుడు కావాల్సిందే ఇల్లు. ప్రతి దానికి ఇప్పుడు ఖాళీ చేయమంటే ఎక్కడెక్కడ తిరగాలి? ఇప్పుడు మేము కొత్త జాలు తిరగాలి, లేకపోతే ఏడేసుకొని పోవాలి సామాన్లు. ప్రతి దానికి ఇబ్బంది ఉంది మాకు. పిల్లల గురించి చూస్తే పిల్లల చదువు కూడా ఆగమవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులు ఇప్పుడు మార్కెట్ అవసరమా మాకు? లక్షలు పెట్టి కోట్లు కొట్టేది పనులేవు మాకు. गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने गवर्नर कोटे के एमएलसी उम्मीदवारों के इंतखाब पर एक सनसनीखेज फैसला लिया। बीआरएस हुकूमत की जानिब से सिफारिश करदा गवर्नर कोटे के एमएलसी उम्मीदवारों डॉक्टर दासजू श्रावण और के सत्यनारायण की उम्मीदवारी पर अपना एतराज जाहिर किया। इन दोनों उम्मीदवारों के नाम को गवर्नर ने ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि उनके पास गवर्नर कोटा एमएलसी के तौर पर मुंतखब होने की अहलियत की कमी है। श्रावण और सत्यनारायण को मुंतखब करने के लिए हुकूमत कोई मुनासिब मालूमात नहीं दी है। गवर्नर ने कहा कि आर्टिकल 171(5) के मुताबिक श्रावण और सत्यनारायण को मुंतखब नहीं किया गया है क्योंकि दोनों ने समाजी खिदमत की सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लिया। गवर्नर ने कहा कि आइन के आर्टिकल 171(5) के मुताबिक गवर्नर के कोटे में सियासतदानों को एमएलसी के तौर पर तजवीज़ नहीं किया जाना चाहिए। हुक्मरान जमात बीआरएस ने गवर्नर कोटे के तहत कानून साज काउंसिल के लिए काबीना की सिफारिश करदा 2 उम्मीदवारों डॉक्टर दासजू श्रावण और के सत्यनारायण के नामों को मुस्तरद कर देने गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन के फैसले पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि गवर्नर रियासत की गवर्नर नहीं बल्कि बीजेपी की तर्जुमान के तौर पर काम कर रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि काबीना की मंजूरी के बाद सिफारिश करदा उम्मीदवारों को गवर्नर किस तरह मुस्तरद कर सकती हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गवर्नर
सौंदरराजन इब्तिदा से ही तेलंगाना की तरक्की के खिलाफ काम कर रही हैं, क्योंकि अब तक कई बिल्स को उन्होंने इल्तिवा में रख दिया है। उन्होंने सवाल किया कि सुब्रमण्यम स्वामी को किस तरह राज्यसभा के लिए नामजद किया गया था, गवर्नर उसकी वजाहत करें। वहीं वजीर उमूर मुकन्नना वेमुला प्रशांत रेड्डी ने गवर्नर के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि गवर्नर ने राजभवन को सियासी मरकज में तब्दील करते हुए सियासत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा 2 नामों को काबीना में मंजूरी देते हुए उन्हें गवर्नर कोटा के तहत मुंतखब करने की हुकूमत ने सिफारिश की थी, लेकिन गवर्नर ने उन उम्मीदवारों को सियासी पस मंजर में रखने का इल्जाम आयद करते हुए उनकी उम्मीदवारी को मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना बीजेपी के सदर और मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत की जानिब से गवर्नर कोटे के तहत काउंसिल के लिए सिफारिश करदा 2 उम्मीदवारों डॉक्टर दासरजू श्रावण और के सत्यनारायण के नामों को गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से मुस्तरद कर दिए जाने के फैसले का खैर मकदम किया। गवर्नर के फैसले पर तबसरा करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि तमिलिसाई सौंदरराजन ने जो फैसला लिया है वो उसका खैर मकदम करते हैं, क्योंकि हुकूमत ने जिन 2 उम्मीदवारों को काउंसिल के लिए सिफारिश की थी वो 2 उम्मीदवार गवर्नर के कोटे के तहत मुंतखब होने के लिए नाअहल है, क्योंकि गवर्नर के कोटे के तहत शोरा, फनकारों और समाजी खिदमत अंजाम देने वालों को काउंसिल के लिए मुंतखब किया जाता है। लेकिन हुकूमत ने जिन उम्मीदवारों की सिफारिश की है उन उम्मीदवारों का ताल्लुक मज़कूरा किसी भी शुबे से ताल्लुक नहीं है, इसीलिए गवर्नर ने उनके नामों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मज़कूरा 2 उम्मीदवार कई सियासी जमातों को तब्दील कर चुके हैं, इसलिए गवर्नर का फैसला हक बजानिब है। इस मामले में गवर्नर ने मुकम्मल जिम्मेदारी से काम किया है। बिल्कुल वो गवर्नर का अधिकार है। गवर्नर उनका अपना अधिकार को जो रीजंस बताते हुए जो एक्ट के अंदर जो उनको है उनका अधिकार के आधार पर, एक्ट के अधिकार पर उनको रिजेक्ट किया है। जो भी किया है अच्छा किया है, क्योंकि बीआरएस को सेवा करने वाले, केसीआर परिवार को सेवा करने वाले उनको जो गवर्नर कोटा से एमएलसी बनाना बिल्कुल गलत है। अब तो केसीआर जितने भी टिकट देते हैं उनके परिवारों को सेवा करने वाले, उनके पैर के ऊपर नीचे बैठने वालों को टिकट देते हैं, मगर गवर्नर कोटा में भी वैसी लोगों को नॉमिनेट करना चाहिए, बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गवर्नर जो भी किया है ठीक किया है। मैं गवर्नर को अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं। डेली सेकंड डिसीजन मैं उनको अभिनंदन करना चाहता हूं। बिल्कुल गवर्नर का अधिकार है। वजीर बल्दी नज़्मुल के.टी. रामाराव ने कहा कि शहर हैदराबाद से गुजरने वाली मूसा और ईसा नदी पर 545 करोड़ रुपए की लागत से 14 ब्रिजेस तामीर किए जाएंगे। उन्होंने आज फतेहुल्लाह गुड़ा पीरजादी गुड़ा ब्रिज के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मेयर जीएचएमसी विजय लक्ष्मी, रुकन असेंबली एलबी नगर सुधीर रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए वजीर बल्दी नज़्मुल ने कहा कि हैदराबाद की मूसा नदी काफ़ी शोहरत रखती है, लेकिन पेशरफ हुकूमतों की तसाहुली की वजह से मूसा नदी कचरे के नाले में तब्दील हो गई है। उन्होंने कहा कि मूसा नदी को असली हालत में लाने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद यूथ कांग्रेस के सदर मुदा रोहित मुदिराज की क़यादत में कांग्रेस के कारकुनों ने आज रियासती वजीर के.टी. रामाराव के काफिले को अंबरपेट में रोकने की कोशिश की। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया।
वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान महकमे सेहत में हुई तरक्की की तफसीलात पर एक रिपोर्ट जारी की। रविंद्र भारती में आज मुनक़िदा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के मौके पर यह रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने 310 फार्मासिस्ट के तकर्रुरनामे मुंतखब अफराद के हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान महकमे सेहत में कई असलाहत लाए गए। रियासत में मेडिकल कॉलेज की तादाद 56 कर दी गई है। रियासत की तश्कील के वक्त तेलंगाना में सिर्फ 3 डायलिसिस सेंटर थे, जिसकी तादाद आज 82 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अनकरीब हर असेंबली हल्के में एक डायलिसिस सेंटर कायम किया जाएगा। वज़ीर सेहत ने कहा कि रियासत की तश्कील से कबल सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 5 ICU ही हुआ करते थे, लेकिन आज ICUs की तादाद 80 तक पहुंच गई है। ఈ డిపార్ట్మెంట్ల మధ్య అద్భుతమైన సమన్వయాన్ని సాధిస్తూ అటు ముఖ్యమంత్రి గారికి నాకు మా సెక్రటరీ గారికి మంచి సమన్వయకర్తగా ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడు అందరినీ కూడా మమ్మల్ని అలర్ట్ చేసేటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి OSD డాక్టర్ గంగాధర్ గారు, మరి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇవాళ కార్యక్రమం ఈ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కుటుంబంలో చేరబోతున్న మా 310 మంది ఫార్మసిస్టులైన మీ అందరికీ, ఈ కార్యక్రమాన్ని కవర్ చేయడానికి వచ్చిన జర్నలిస్టులకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నమస్కారం. చాలా సంతోషం. ఈరోజు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా 310 మంది ఫార్మసిస్టులకు ఉద్యోగ నియామక పత్రాలను, మీ యొక్క ప్లేస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ ఆర్డర్స్ను ఇవాళ మీకు ఇవ్వడం నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో చాలా నియామకాలు చేశాం, కానీ ఫార్మసిస్టుల నియామకం కొంత ఆలస్యమైంది. ఫార్మసిస్టుల కొరత ఉండేది. ఇది తొందరగా కావాలని అనుకున్నాం. ఇవాళ మీ రాకతో మరి ఫార్మసీలు కూడా బలోపేతం అవుతాయని నేను ఆశిస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఆసుపత్రి బాగాలంటే वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने मरकजी वज़ीर सिविल सप्लाईज पीयूष गोयल को एक मकतूब रवाना करते हुए राशन कार्ड में शामिल अफराद को लाजमी तौर पर KYC अपडेट करवाने के अहकामात पर नज़रसानी करने की दरख्वास्त की। अपने मकतूब में वज़ीर कमलाकर ने मरकजी वज़ीर से कहा कि तेलंगाना के तारिकीन वतन और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रोज़गार के लिए मुकीम मजदूरों और मुलाजिमत पेशा अफराद के वसीतर मफाद को मलहूज़ रखते हुए राशन कार्ड को अपडेट करवाने के अमल पर नज़रसानी करें। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव रियासत के राशन कार्ड गिरंदों के तमाम तर मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मरकज़ की भी ये जिम्मेदारी है कि वो भी उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि फूड सिक्योरिटी कार्ड रखने वाले ख़ानदान के तमाम अफराद के KYC अपडेट करने की मरकज़ ने हिदायत दी है, जिससे तेलंगाना के अवाम में तशवीश पाई जाती है। MLC के कविता ने मुतालबा किया है कि मरकज़ वुमेंस रिजर्वेशन बिल पर फौरी अमल आवरी करे। आज कविता ने निज़ामाबाद में एक रैली से खिताब करते हुए दावा किया कि वुमेंस रिजर्वेशन बिल के पास होने में BRS पार्टी ने एक अहम रोल अदा किया।
हम यही पूछ रहे राहुल गांधी जी के, सपना क्या होना चाहिए? सपना ये होना चाहिए कि तेलंगाना आगे बढ़े, सपना ये होना चाहिए कि तेलंगाना के मुसलमान आगे बढ़े, सपना ये होना चाहिए कि तेलंगाना के दलित आगे बढ़े, सपना ये होना चाहिए कि तेलंगाना का युवा आगे बढ़े, सपना ये नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस सत्ता में आए, क्योंकि केसीआर का एक ही सपना है, तेलंगाना आगे बढ़े, युवा आगे बढ़े, हमारे बीसी आगे बढ़े, हमारे दलित आगे बढ़े, हमारे एसटी आगे बढ़े। ये केसीआर सबका सपना है। सपना देखने का एक तरीका होता है, वो सपने देख लिया तो उनको सत्य में आने का, हकीकत पे सत्य में आके हम दिखाएंगे बीआरएस पार्टी यहाँ तेलंगाना में। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सपोर्ट से, आप सबके मदद से 10 सालों में यहाँ सत्ता चला रहे। राहुल गांधी जी, you are saying you will certainly win Telangana. Not certainly, sir. You will see after the result. I invite you to come here after the results. BRS party will definitely win Telangana. Definitely form government Telangana with the support of all our people of Telangana. We will win and we will make sure that development model of Telangana will tomorrow guide this nation and will tomorrow. तेलंगाना की हुकूमत जमात बीआरएस के मुस्तफी रुकन असेंबली एम हनुमंत राव ने ऐलान किया कि वो 27 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने ये बयान पीर को उनकी रिहाइशगाह पर कांग्रेस कायदीन, साबिक डिप्टी सीएम चीफ मिनिस्टर साबिक डिप्टी सीएम दामोदर राज नरसिम्हा और साबिक एमपी अंजन कुमार यादव से मुलाकात के बाद दिया। उन्होंने 23 सितंबर को हनुमंत राव ने बीआरएस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि बीआरएस में जमहूरियत नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हल्के में किए गए सर्वे की बुनियाद पर उन्हें लगता है कि उन्हें और उनके बेटे को भी मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओहदे उनके लिए अहम नहीं है और वो कारकुनों के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ బృందం ఫార్మల్ గా నేను ఇన్వైట్ చేయడానికి రేపు మార్నింగ్ వస్తా ఉన్నారని చెప్పారు. నేను తప్పకుండా రమ్మని చెప్పి వారిని ఇన్వైట్ చేశాను. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ కావాలని డిసైడ్ చేసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళి నేను జాయిన్ అవుతాను. ఏమంటారు? తేదీ అంటే బిఫోర్ 27th వరకు బాగుందని చెప్పారు పంతులు గారు. బిఫోర్ 27th ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జాయిన్ ఇన్ కాంగ్రెస్. నేను అదే చెప్తా ఉన్నాను కదా, సర్వే రిపోర్ట్ సాధారణంగా నేను ముఖ్యంగా सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का से पार्टी के बीसी कायदीन ने मुलाकात की। राय के मुताबिक जारी साल के अवाखिर में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में बीसी लीडरों को अलॉट की जाने वाली असेंबली सीटों के बारे में इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया। मधु याशकी गौड़, महेश गौड़, पूनम प्रभाकर, पोन्नाला लक्ष्मैया और दूसरों ने भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की। उन कायदीन ने उदयपुर डिक्लेरेशन की मुनासिबत से तेलंगाना में बीसी तबके से इंसाफ को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की बानी वायस शर्मिला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम करने के किसी भी इम्कान को जारी माह के अवाखिर में खतियत दी जाएगी। उन्होंने पार्टी के अमला इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में वो रियासत के तमाम हलकों का दौरा करेंगी। उन्होंने वाजे किया कि कांग्रेस में इंजमाम न होने पर उनकी पार्टी रियासत में 119 असेंबली हलकों में मुकाबला करेगी। उन्होंने कारकुनों को तयक़ुन दिया कि वो उनकी कोशिशों को तस्लीम किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान की मनसूखी के सिलसिले में सिंगल जज की बेंच की जानिब से सादर अहकाम को रियासती हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच पर चैलेंज किया। सिंगल बेंच के जज के इस माह के 23 तारीख को प्रीलिम्स इम्तिहान मनसूख करने का फैसला दिया था, जिसके खिलाफ लंच मोशन पिटीशन दायर करते हुए इसकी फौरी समाअत की ख्वाहिश की गई। ताहम हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि इसकी समाअत मंगल को होगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने नोटरी पर खरीदी गई जमीन और मकानात को रेगुलराइज करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने शहरी इलाकों में गैर ज़रूरी अराजी को रेगुलराइज करने के लिए जारी करदा जियो 54 के निफाज को मुअत्तल करते हुए एक अबूरी हुक्म जारी किया। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने 26 जुलाई को रियासत में 3000 गज के अंदर के नोटरी जमीन और मकानात को बाकायदा बनाने का हुक्म जारी किया था। हुकूमत ने शहरी इलाकों में 125 गज के अंदर नोटरी प्लॉट को मुफ्त में रेगुलराइज करने का फैसला किया था। चीफ जस्टिस आलोक करादे, जस्टिस एनवी श्रावण कुमार की बेंच ने आज इस जियो को चैलेंज करने वाले केस की समाअत की। बेंच ने कहा कि हुकूमत का फैसला स्टैम्प्स और रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन से मुताबिकत नहीं रखता।
सुप्रीम कोर्ट ने स्किल डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तार आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर व तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की जानिब से दाखिल करदा दरखास्त पर समाज से इनकार कर दिया, जिन्होंने इस मामले में उनके खिलाफ दायर करदा FIR का कलदम करार देने की ख्वाहिश की थी। इस दरखास्त की फौरी समाअत के लिए मुकदमात की फहरिस्त में इस दरखास्त को शामिल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने चंद्रबाबू के वकील सिद्धार्थ लुथरा को हिदायत दी कि वो कल इस मामले को पेश करें। इस मौके पर लुथरा ने चीफ जस्टिस को बताया कि आंध्र प्रदेश से मुतालिक मामला है जहां अपोजिशन को दबाया जा रहा है। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी 8 सितंबर को हुई थी। नायडू ने हफ्ते को अदालत उज़्मा में एक दरखास्त दाखिल करते हुए उनके खिलाफ दर्ज FIR को मुस्तरद करने रियासती हाईकोर्ट के इनकार को चैलेंज किया था। पुराना शहर हैदराबाद के इलाके दूधबौली में बोसीदा मकान की दीवार मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में मलबे में फंसकर एक शख्स की मौत हो गई। ये इमारत काफ़ी कदीम थी और हालिया बारिश के नतीजे में ये इमारत काफ़ी बोसीदा भी हो गई थी। कल शब अचानक नंद कुमार नामी शख्स पर बोसीदा मकान की दीवार गिर गई, जिसके मलबे में फंसकर नंद कुमार हलाक हो गया। मकामी अफराद ने उसको काफ़ी जद्दोजहद के बाद निकाला, ताहम तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मेगा शो किया। उन्होंने भोपाल के जम्बूरी मैदान पर बीजेपी वर्कर्स महाकुंभ को मुखातिब करते हुए कहा कि मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। जब मोदी गारंटी देता है तो वो ज़मीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कर सकते थे, जब जब मौका मिला तब कर सकते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेसी कभी चाहते ही नहीं थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। आज भी अगर ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आए हैं तो मन से नहीं आए, बल्कि ये आप सभी बहनों के दबाव के परिणाम सीधी लाइन में आए हैं। और इसलिए मेरी माताओं बहनों, आपको याद रखना है, मेरी हर बहन बेटी को याद रखना है, कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने पीर के रोज ट्रेन में सफर किया। उन्होंने बिलासपुर से रायपुर तक 117 किलोमीटर तक का सफर किया। इस दौरान पैसेंजर से उनके मसाइल पर बातचीत की। राहुल ने ट्रेन में मौजूद वुमेन हॉकी प्लेयर से बातचीत की, उनकी ट्रेनिंग और उनको मिल रही सहूलियात के बारे में भी पूछा। बिलासपुर में हुए कांग्रेस के आवाज सम्मेलन में शामिल होने के बाद राहुल बिलासपुर से इंटरसिटी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में सवार हुए। वो शाम करीब 5:45 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान ट्रेन में उनके साथ सीएम भूपेश बघेल और इंचार्ज कुमारी शैलजा भी थी। रियासत गुजरात में पेश आए अजीबोगरीब वाकये में लोग सड़क पर हीरे ढूंढने लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। तफसीलात के मुताबिक रियासत गुजरात के सूरत में वाक़े वर्चा इलाके में हीरों की खरीदो फरोख्त की जाती है। मालूम हुआ कि एक ताजिर का हीरों का पैकेट सड़क पर गिर पड़ा। इत्तला आम होते ही लोग उस सड़क पर पहुंच गए और वो सड़क पर करोड़ों रुपए के हीरे ढूंढने लगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। मकामी मीडिया के मुताबिक सड़क पर हीरों को तलाश करते हुए लोग मिट्टी भी उठाते हुए देखे गए। इस दौरान अरुण नामी शख्स को एक हीरा भी मिला, लेकिन वो अमरीकी डायमंड था, यानी नकली हीरा बताया गया। मालूम हुआ कि हीरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस ताजिर के हीरों की पैकेट गिरी, दरअसल वो नकली हीरे थे और सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला दी गई कि वो असली हीरे थे। इसके बाद लोग हीरों की तलाश में जमा हो गए। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।